Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Sep Kumar and I welcome you all in the course of Engineering Mathematics 2, and this course will be discussed as per the syllabus of AKTU, and the code for this subject is BAS203 as per the AKTU. So before discussing the syllabus, I will discuss why we study engineering mathematics in your engineering. और मैथमेटिक्स को आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने बस न्यूमेरिकल्स दिए गए उसको आपने सॉल्व कर लिया है, क्या पर्पज है इसका वो आपको समझना है पहले, ठीक है ना। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी स्टडी मैथमेटिक्स। ठीक, द रीजन इज दैट अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी एक फिजिकल सिस्टम है या आपके पास कोई भी एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, उस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए आपके पास एक कोई टूल होना चाहिए। उसी टूल को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यूज करके आप उस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम या कोई फिजिकल सिस्टम है, उस फिजिकल सिस्टम को या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस टूल का यूज करते हो उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज ए टूल दैट इज यूज्ड टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। या कोई फिजिकल सिस्टम है उसको सॉल्व करना है, उसका बिहेवियर आपको मेजर करना है, तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एज ए टूल चाहिए ही चाहिए है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या रहता है। तो जो मैंने बोला है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है या आपके पास कोई एक फिजिकल सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं फिजिकल सिस्टम में कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है और वहां पे कुछ आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो और वहां पे जो भी सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें किसी एक एलिमेंट के अक्रॉस आपको रिस्पॉन्स फाइंड करना है, या मान लीजिए वहां पे आउटपुट दिया गया है, आपको आउटपुट फाइंड करना है जिससे आप क्या कर पाओ, उस सिस्टम का बिहेवियर फाइंड कर पाओ, ठीक है ना। तो ये चीज कैसे कर पाओगे, तो जो भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है, ठीक है ना, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको एक मैथमेटिकल मॉडल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो गई या फिजिकल सिस्टम होगा उसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे एक मैथमेटिकल मॉडल में। जब आप मैथमेटिकल मॉडल में उसको रिप्रेजेंट कर लोगे, फिर आपका क्या काम है, उस मैथमेटिकल मॉडल को, यानी कि मैथमेटिकल मॉडल का मतलब है यहाँ पे कि जो भी आपका सिस्टम था उसको आपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। और जब आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाएगी किसी भी सिस्टम के लिए, फिर आप उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है। यानी कि मैथमेटिकल आपको सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, तो आपने इनपुट दिया और उस सिस्टम के लिए आपने क्या फाइंड कर लिया, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए या जो भी आपको आउटपुट दिया गया उसके लिए आपने फाइनली मैथमेटिकल मॉडल तैयार कर लिया, उसकी इक्वेशन तैयार कर ली मैथमेटिकल, देन उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब आपको सॉल्यूशन पता चल गया और इनपुट पता है क्या है, तो इससे क्या कर सकते हो, आप उस फिजिकल सिस्टम का बिहेवियर फाइंड कर सकते हो, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मतलब है, आपको जो भी फिजिकल सिस्टम दिया जाए उसको हम मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, देन हमको मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाएगी, उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। और जब इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमको उस फिजिकल सिस्टम का इंटरप्रिटेशन करना इजी रहेगा। हम इंटरप्रिटेट कर पाएंगे कि आपने इनपुट क्या दिया था उसके अकॉर्डिंग किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। दैट मीन्स यू आर एबल टू फाइंड द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट कि विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो कि आपका एक टूल है, वी कैन अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द फिजिकल सिस्टम और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम दी गई हो या कोई फिजिकल सिस्टम दिया गया हो, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इसलिए आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है इंजीनियरिंग में, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की हेल्प से ही किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो अब आपको मैथमेटिक्स को सिर्फ इतना नहीं सोचना है कि आपने क्या किया, एक न्यूमेरिकल लिया उसको सॉल्व कर लिया है, ऐसे नहीं पढ़ना है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है अच्छे से, इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, तो उसका मतलब है कि आप मैथमेटिक्स को रियल लाइफ की प्रॉब्लम से कनेक्ट करो, ठीक है ना, और उनका सॉल्यूशन फाइंड करो बाय अप्लाइंग मैथमेटिक्स, ठीक है ना। सो दिस इज द होल पर्पज ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। चलिए अब हम एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लेते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कोई फिजिकल सिस्टम ले लेते हैं। सो कंसीडर ए फिजिकल सिस्टम। तो यहाँ पे हम एक आरएलसी सर्किट ले रहे हैं, ठीक है। आरएलसी सर्किट में आप देख सकते हो यहाँ पे इनपुट पे एक इनपुट अप्लाई किया हुआ है एक्सटी, और यहाँ पे जो हम आउटपुट ले रहे हैं वो हम कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं। तो ये एक सिस्टम का एक एलिमेंट है, उसके अक्रॉस हम ये आउटपुट ले रहे हैं, और ये आउटपुट कैपेसिटर के अक्रॉस हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाई टी क्या होगा, वोल्टेज होगा, इनपुट एक्सटी भी मान लेते हैं, ये आपका वोल्टेज है, सही है। अब इस सर्किट में हमको क्या फाइंड करना है, हमको
आउटपुट रिस्पॉन्स वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो इस आउटपुट रिस्पॉन्स वाई को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सर्किट में हम एक अपनी तरफ से करंट एज्यूम कर लेंगे, जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया वो अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने सर्किट में करंट आई एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब आप क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है ये, आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि अगर इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसे लिखा जाता है और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो जो हम करंट की इक्वेशन लिखते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, क्योंकि ये करंट पूरी लूप में जा रहा है तो ये करंट ऐसे आते हुए आपका कैपेसिटर में भी जाएगा, तो आई करंट कैपेसिटर में भी फ्लो कर रहा है, इस पूरे लूप में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एज पर दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कैसे फाइंड करते हैं, सी टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वाई टी, तो ये हो जाएगा सी टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ वाई टी। ठीक है, ऐसे अगर आपको इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखना हो, ठीक है, ये आपका इंडक्टर रहा। ठीक है, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ है वी एल टी। ओके, तो ये वी एल टी आप कैसे लिखोगे, तो इसके लिए इक्वेशन होती है जो आपको मालूम ही होगी, वी एल टी इक्वल्स टू एल टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द करंट फ्लोइंग टू द इंडक्टर। तो यहाँ पे इंडक्टर में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, ये आई टी करंट ही फ्लो कर रहा है इस पूरे लूप में, तो वी एल टी आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा जो फिजिकल सिस्टम दिया गया है, अब इसको हम एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। एक हमको मैथमेटिकल इक्वेशन में चाहिए ये सिस्टम अब। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस लूप में केवीएल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई केवीएल इन द लूप। सो जब आप केवीएल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जब इधर से हम जाएंगे तो यहाँ पे इस एक्स टी के माइनस टर्मिनल पे इंटर कर रहे हैं, तो माइनस टाइम्स एक्स टी इंटू आर टाइम्स दी करंट, ये प्लस में आएगा क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, ये भी लूप की डायरेक्शन है, यही करंट की डायरेक्शन है। देन इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज वीएलटी होगा, जिसकी हम वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। सही है, देन कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ये वाई टी है, तो प्लस वाई टी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी क्या बन के आ जाएगी, माइनस एक्स टी प्लस आर टाइम्स द करंट आई टी प्लस ये वीएलटी की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहे हैं तो प्लस साइन यूज हुआ है, प्लस वाई टी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने क्या लिख लिया, केवीएल लिख लिया इस सिस्टम के लिए। तो यानी कि हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया एक मैथमेटिकल मॉडल। बट अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमने जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पे आई टी प्रेजेंट है, जबकि क्वेश्चन में हमको आई टी कहीं भी प्रेजेंट किया हुआ दिखाया नहीं गया था, ये तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, तो हमको इस आई टू को रिमूव करना पड़ेगा और जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई थी उन वैल्यूज का यूज करना पड़ेगा। तो हम आई टी को कैसे रिमूव करेंगे, आई टी की वैल्यू में यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सी नॉन होगा, वाई टी हमको दिया गया है आउटपुट पे, तो वाई टी भी यहाँ पे है, तो आई टी की वैल्यू पुट कर देंगे अब यहाँ इस इक्वेशन में। ठीक है, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आई टी की वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी और यहाँ पे आई टी की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ आई टी है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ बाई टी था, इसका एक बार और डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी कि बाई टी का 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इक्वेशन कन्वर्ट होकर आपकी ये आ जाएगी और ये एक्स टी को हम क्या कर रहे हैं, इसको राइट हैंड साइड पहुंचा दे रहे हैं इक्वल्स टू के इस साइड, तो ये माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा इधर से जब इधर जाएगा। बाकी ये आई टी की वैल्यू जब हमने पुट की तो ये c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ बाई टी था, तो यहाँ पे हो गया आर सी डेरिवेटिव ऑफ बाई टी प्लस यहाँ पे जब आई टी की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे हो गया एल सी, सी कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव से बाहर आ गया, और यहाँ पे क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगा, तो वो उसको हम क्या लिख लेंगे, डी टू वाई टी अपॉन डी टी टू, और ये वाई टी हमने एज लिख लिया इज इक्वल्स टू एक्स टी। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो कि आपको अपने सिलेबस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में पढ़ना है। ठीक है, अब फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे कर ले रहे हैं कि आर सी और एल की वैल्यू को हम 1 ले रहे हैं, let us take the value of r equals to 1 ohm, l equals to 1 henry, c equals to 1 farad for simplicity। ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है बट हमने सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको 1 ले लिया है सारी वैल्यूज को। सही है, जब वैल्यू को पुट कर दोगे आर सी तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे एल सी भी 1 हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी वो आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, जो हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव था सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई टी अपॉन डी टी टू, उसको मैंने पहले लिख लिया है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उसके बाद लिख लिया है डी वाई टी अपॉन डी टी, और फिर ये लास्ट में ये टर्म लिख लिया है वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स टी। तो अब यहाँ पे देखो ये आपके पास एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार हो गया है किसका, इस सिस्टम का। ठीक है, सिस्टम में जो भी गिवन था एक्स टी वाई टी आर एल सी की वैल्यू 1 ले ली है, तो यहाँ पे एक्स टी वाई टी के टर्म्स में इक्वेशन आ गई है, जहाँ पे वाई टी क्या है, ये आउटपुट है, एक्स टी क्या है, ये इनपुट है, तो हमने आउटपुट और इनपुट को रिलेट कर दिया एक मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू। तो यहाँ पे हमने जो भी फिजिकल सिस्टम दिया गया था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एक मैथमेटिकल मॉडल में। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमने मैथमेटिकल मॉडल में इक्वेशन ये निकाली है इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं। ठीक है ना, जिसमें से एक मेथड होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो यानी कि इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वगैरह वो जब हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे
ठीक है ना। अभी हम इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए किसी भी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यानी कि आपके सिलेबस में क्या पढ़ोगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे। तो आप यूनिट 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, ये आपका सिलेबस हो गया है। अब देखो इसी फिजिकल प्रॉब्लम से आपको पूरा अपना सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, जो कि आपके यूनिट 1 का सिलेबस है। ठीक है ना। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के भी कई मेथड होते हैं। ठीक है ना। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेथड होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो हम सेकंड यूनिट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर जो हमने इनपुट सिग्नल xt दिया गया है, ये सिग्नल आपका पीरियोडिक है। ठीक है। तो जो हमारा ये रिस्पॉन्स yt हम फाइंड कर रहे हैं, इसको हम फूरियर सीरीज से फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि इस सिस्टम का रिस्पॉन्स हम फूरियर सीरीज से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर इनपुट कैसा है, xt पीरियोडिक सिग्नल है, तो जो हमारा फूरियर सीरीज है वो आपका यूनिट 3 में है। तो देख रहे हो आप, एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से मैंने आपका पूरा सिलेबस का आइडिया दे दिया है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, आपको फूरियर सीरीज पढ़नी है। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा हम बहुत और करें इसको, कि जो हमारा सिस्टम था इसको एक हम ब्लैक बॉक्स में क्लोज कर देते हैं, कि RLC जो भी है इसको एक ब्लैक बॉक्स में क्लियर आपको क्लोज कर दे रहे हैं, और इनपुट और आउटपुट हम खाली शो कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ब्लैक बॉक्स ले लिया है जिसके अंदर ये आपका यही RLC सर्किट है, जहां पे इनपुट पे हम दे रहे हैं xt और आउटपुट पे हम मेजर कर रहे हैं yt। ठीक है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो अगर इस सिस्टम की खाली मैं बात करूं, इसका हम जनरली किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए इंपल्स रिस्पॉन्स फाइंड करते हैं। ठीक है। जो यहाँ पे जो इंपल्स रिस्पॉन्स है, इसको भी फाइंड करने के कई सारे मेथड होते हैं। जैसे कि हमने इस मॉडल को डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लिया है, फिर यहाँ से हम ट्रांसफर फंक्शन वगैरह फाइंड करके ht फाइंड कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व करके किससे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप सेकंड यूनिट में पढ़ोगे। इसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल। अगर सिग्नल आपका पीरियोडिक है तो हम फोरियर सीरीज का यूज करके हम आपका आउटपुट रिस्पॉन्स yt कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉट ओनली द हम क्या जो भी सिस्टम है इसका फिजिकल, इसका हम इंपल्स रिस्पॉन्स ही फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम इवन आउटपुट रिस्पॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं। आउटपुट रिस्पॉन्स फाइंड करने के कई सारे तरीके होते हैं। या तो आप पहले इंपल्स रिस्पॉन्स फाइंड कर लो, उसकी हेल्प से ये आउटपुट रिस्पॉन्स फाइंड कर लो, या आप डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करो और उसके थ्रू इंपल्स आप आउटपुट रिस्पॉन्स yt फाइंड कर लो। ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को उसको मैथमेटिकल मॉडल यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल टूल यूज करके हमको उस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमको आउटपुट रिस्पॉन्स फाइंड कर लेना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम का बिहेवियर मेजर कर सकते हैं कि यार सिस्टम इनपुट के अकॉर्डिंग जिस भी एलिमेंट में हम रिस्पॉन्स फाइंड करना चाह रहे हैं उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है। सो मैथमेटिक्स is a tool which is used to find the solution of a engineering problem, or we can say that we can find the behavior of a system by using engineering mathematics. So this is the main purpose of engineering mathematics. तो आपको engineering mathematics इसी तरह से पढ़ना है जिससे आप उसको इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से कनेक्ट कर पाओ, फिजिकल सिस्टम से कनेक्ट कर पाओ। डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने न्यूमेरिकल उठाया और उसको सॉल्व कर दिया। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिर्फ इतना नहीं है, इंजीनियरिंग कर रहे हो आप तो उसको इंजीनियरिंग की तरह आपको सोचना भी होगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर दिस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो लेट अस नाउ डिस्कस द सिलेबस। ऑलरेडी आपको सिलेबस का एक आइडिया हो गया है, और वही सिलेबस में बता रहा हूं आपको पढ़ना क्या क्या है फॉर दिस सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। तो यूनिट 1 में जैसा कि मैं बता दिया है मैंने कि आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की एंड हायर ऑर्डर। ठीक है। तो इन जनरल कोई सा भी ऑर्डर सारी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़नी है। ठीक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। nth ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू ले लो, 1 2 3 जो भी ले रहे हो तो उसी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट से मतलब क्या है, जो भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ली थी यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ पे देखो क्या है, जो ये आरसी आ रहा है, जो ये एलसी है, ये कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू जब कोई भी हमने वैल्यू कुछ होगी दी गई होगी, इनकी पुट करोगे तो यानी कि इनके जो कॉफिशिएंट है ये आरसी एलसी और ये वाई का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट कॉफिशिएंट है। तो सबसे पहले हमको बेसिक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है जिसके कॉफिशिएंट्स कैसे हो, कांस्टेंट हो। ठीक है। तो आपको देखो इस चीज का भी आइडिया हो गया सिर्फ एक सिंपल फिजिकल प्रॉब्लम को लेके जो मैंने बताया था। ठीक है। इसके अलावा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है। इसके अलावा हायर ऑर्डर की यानी कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, जो यहाँ पे हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिए थे जैसे आरसी एलसी था, अब वो कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट नहीं होंगे, वेरिएबल होंगे, किसी भी क्वांटिटी के फंक्शन होंगे। ठीक है ना। मान लीजिए एक्स का फंक्शन है, बाई टी एक्स टी था, एक्स टी इनपुट था।
अब जो कांस्टेंट आ रहे हैं, जो डेरिवेटिव, जो डिफरेंशियल टर्म्स लिखे हुए थे उनके जो मल्टीप्लाई में है, वो हो सकता है एक्स का ही फंक्शन हो, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कांस्टेंट। तो इस टाइप की भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे जिसमें कोफिशिएंट कैसे होंगे, वेरिएबल होंगे। उसके अलावा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन करने की भी मल्टीपल मेथड्स हैं, तो उसमें से एक सॉल्यूशन का करने का मेथड है चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब जैसे xt है उसको चेंज करना किसी तरीके से। दूसरा मेथड है मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स, तो ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे। उसके अलावा एक इक्वेशन होती है कोटी-यूलर्स इक्वेशन, इसको भी हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। देन यहाँ पे हमने क्या लिया, मैथमेटिक्स को एज ए टूल समझ लिया है। ठीक है, ये अब लास्ट में हमको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है, जो कि मैं ऑलरेडी एक आरएलसी सर्किट आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूं क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने इस मैथमेटिकल टूल को जान लिया है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, अब उसका अप्लाई कैसे करेंगे, तो वो आपको फाइनली किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करना है, वो भी कुछ एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं और हम करेंगे एग्जाम्पल में, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल अभी देखा है आरएलसी सर्किट वाला। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 1, इट इज अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एंड देयर सॉल्यूशंस। अब दूसरी यूनिट में हमने बताया, क्या बोला था, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यूनिट 2 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। ठीक है ना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ठीक है, कब एग्जिस्ट करेगा किसी भी सिस्टम के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म या किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव्स का और इंटीग्रल्स का, जैसे कि हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी उसमें डेरिवेटिव टर्म्स थे, तो उस डेरिवेटिव टर्म्स के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करोगे, वो सब हमको सीखना होगा। इसके अलावा एक फंक्शन होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, जैसे मैंने वहां पे बताया था कि इंपल्स रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हो एच टी किसी भी सिस्टम का, ऐसे ही आपका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स भी डिफाइन होता है किसी भी सिस्टम के लिए। तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स के लिए आपको इनपुट पे यूनिट स्टेप सिग्नल चाहिए होता है, उसी को हम बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन की मैंने बात की थी कि इनपुट पीरियोडिक सिग्नल है तो आउटपुट रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हैं हम फोरियर सीरीज के थ्रू। तो यानी कि हम क्या बात कर रहे होंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस का। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अब मान लीजिए आपने कोई सिस्टम दिया गया है, कोई फंक्शन है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड दिया हुआ है आपके पास गिवन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब उस लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आपको फंक्शन बैक चाहिए कि क्या फंक्शन था एक्चुअली जिस जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी कि यहाँ पे प्रोसेस जो है उल्टा है, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड नहीं कर रहे हैं, आप उल्टा कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है, उससे हम फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो दिस इज द रिवर्स ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म व्हिच इज कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, देन कन्वोल्यूशन थ्योरम होती है यहाँ पे, जब भी कोई सिस्टम दिया गया है तो उसका आउटपुट रिस्पॉन्स हम कन्वोल्यूशन थ्योरम के थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि इनपुट xt है और जो फंक्शन जो सिस्टम था उसका इंपल्स रिस्पॉन्स ht है, तो xt और ht का कन्वोल्यूशन करके हम आउटपुट रिस्पॉन्स yt फाइंड कर सकते हैं। ठीक, देन ये सब चीजें तो हो गई, ये तो हमने मैथमेटिकल टूल की तरह सारी चीजें सीख ली हैं। फिर हम इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किसी भी फिजिकल सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो भी हमारा सिस्टम था उसके लिए हमने एक मैथमेटिकल मॉडल डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर ली है, अब उसको हम सॉल्व कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो in this unit is all about the Laplace transform and their solution of differential equation by using Laplace transform. यूनिट 3 में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज की, जिसमें से एक मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि फोरियर सीरीज का यूज करते हैं हम किसी भी सिस्टम को बिहेवियर मेजर करने के लिए या बिहेवियर पता करने के लिए। तो यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे। देन जो भी सीरीज है वो कन्वर्जेंस है या कन्वर्जेंट नहीं है, ये चीज हम देखेंगे। कोई भी सीरीज है कि उसकी फाइनाइट वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है, तो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अब कन्वर्जेंस किसी सीरीज की, उसके लिए हम कन्वर्जेंस टेस्ट चाहिए होता है कि कैसे हम कन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे कि कोई सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट नहीं है। तो देयर आर वेरियस टेस्ट फॉर टेस्टिंग द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। सो उसमें एक टेस्ट होता है रेशियो टेस्ट, दूसरा टेस्ट होता है डी-एलम्बर्ट्स टेस्ट, रावेज टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट। ये सारे टेस्ट हम जानेंगे क्या होता है। इसके बाद हम जो मैंने बताया था कि फोरियर सीरीज पढ़ेंगे। फोरियर सीरीज में एक तो आपकी नॉर्मल फोरियर सीरीज होती है, इसके अलावा एक सेकंड टाइप का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होता है जिसको हम बोलते हैं हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 3। यूनिट 3 इज अबाउट द सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 3 1 एंड 2, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा डोमेन चेंज होगा। ठीक है, अभी तक हमने जो भी बात की थी
रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने फर्स्ट सेम में या अभी जो स्टार्टिंग की 1 2 3 यूनिट की हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने रियल नंबर्स पे डील किया है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डील नहीं किया है। और हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो वहां पे भी आपने रियल कैलकुलस पढ़ा है, ठीक है। बट यहाँ जो हम यूनिट 4 या यूनिट 5 में पढ़ेंगे, दिस इज द ट्रांजिशन फ्रॉम रियल कैलकुलस टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलस, ठीक है। तो यूनिट 4 में हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है, उसके पर्पज में एनालिटिकल फंक्शन होते हैं, जो आपका फंक्शन होता है वो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों कंटेन करता है, ठीक है। तो वहां पे देखेंगे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो यूनिट 4 इज अबाउट द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कि फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हम लेते हैं, जेड लेते हैं जनरली, ठीक है ना। जेड जो होता है एक आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में किसी भी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप यहाँ पे सीखोगे। इसके बाद कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो क्या उसके लिए लिमिट क्या है, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जो आपने रियल कैलकुलस में भी पढ़ा होगा। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे चेक करेंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, उसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, कोचीज रीमैन इक्वेशंस। ये आपका दो फॉर्म में हम देखेंगे, कार्टेशियन पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब ये जैसे हम कोचीज रीमैन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, दिस इज वेरी रिलेटेड टू दी लाप्लास इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, अगर इसका फिजिकल यूज क्या है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपको मैथमेटिक्स को फिजिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा होगा अगर फिजिक्स पढ़ चुके हो तो वहाँ पे एक लाप्लास इक्वेशन होती है, तो वहाँ पे रियल एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फिजिकल यूज है आपका इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से हम। इसके अलावा हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है, मेथड टू फाइंड दी एनालिटिक फंक्शन, कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है या नहीं कैसे फाइंड करोगे, उसके मेथड सीखेंगे। मिलनेज थॉम्पसन थ्योरम पढ़ेंगे हम, ठीक है। कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है, सब सीखेंगे। मोबियस ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी यूनिट 4 इज अबाउट दी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, राइट। नाउ यूनिट 5 डिफरेंशिएशन की बात तो कर ली है, किसकी बात करेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे होंगे, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो हम सब सीख ही चुके हैं कि हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन कैसे बनाते हैं, यूनिट 4 में सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसी जैसे यहाँ पे भी एक थ्योरम होती है, कोचीज इंटीग्रल थ्योरम, तो यहाँ पे इंटीग्रल से रिलेटेड थ्योरम है, ठीक है ना। उसके लिए एक फार्मूला होता है, कोचीज इंटीग्रल फार्मूला। इसके अलावा कुछ और सीरीज हम देखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के रिलेटेड, दैट इज टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज देखेंगे, ठीक है। सिंगुलरिटीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कितने टाइप की सिंगुलरिटीज होती है, क्या उसका क्लासिफिकेशन है। जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कि एनालिटिक फंक्शन के लिए जीरोज वगैरह कैसे फाइंड करोगे, ये सब देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रेजिड्यूज कैसे फाइंड करते हैं, कि रेजिड्यूज कैसे, किसी भी आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिया गया उसके लिए रेजिड्यूज कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे एक थ्योरम्स भी होती है, कोचीज रेजिड्यू थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 5, ठीक है। तो यूनिट 1 2 3 आपका हो गया है, कोई भी आपका फिजिकल सिस्टम था उसको कन्वर्ट करना है आपको मैथमेटिकल मॉडल में, देन उस मैथमेटिकल मॉडल को सॉल्व करना है। तो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग वन, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, और यूनिट 2 दैट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एंड यूनिट 3 अगर पीरियोडिक सिंगल है तो फोरियर सीरीज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फोरियर सीरीज के अलावा भी हमको दूसरी सीरीज भी क्या क्या होती है वो सब यूनिट 3 में देखेंगे। यूनिट 4 एंड 5 यहाँ पे हम क्या, जो अभी तक हमने रियल कैलकुलस पढ़ा था उससे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलस की तरफ से। तो यूनिट 4 में हम डिफरेंशिएशन वाला पार्ट देखेंगे, यूनिट 5 में हम इंटीग्रेशन वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिलेबस। अगर मैं बुक्स की बात करूं कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट बुक है इंजीनियर्स के लिए वो है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय इरविन किर्जिन, ठीक है, 10th एडिशन, ठीक है। तो आपको जो इरविन किर्जिन की मैथमेटिक्स है, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर इंजीनियर्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा इन्होंने नहीं किया है कि आपने सिंपल इन्होंने बेसिक कंसेप्ट बताया हो और आपको न्यूमेरिकल्स दे दिए हो। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रियल लाइफ की प्रॉब्लम से कनेक्ट करके कंसेप्ट बताए हैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से। जो मैं बात कर रहा हूँ ना इंजीनियरिंग प्रॉब्लम किसी फिजिकल सिस्टम की, तो ये जो बुक है इसको इंजीनियरिंग प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल सिस्टम से कनेक्ट करके मैथमेटिक्स पढ़ाई गई है, यानी कि एज ए टूल कैसे यूज होगा मैथमेटिक्स वो बताया गया है। सो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर इंजीनियर्स टू लर्न इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आई विल फॉलो दिस बुक, और आपको भी कहाँ से बुक को फॉलो करना है आप भी पढ़ सकते हो, बट मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आप बुक पढ़ें ही। बट अगर आपको
इसके अलावा मान लीजिए बुक आपके लिए टफ है, तो क्योंकि थोड़ा सा इसमें इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ रहेगी ये बुक्स, ठीक है, पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए। अदर देन दैट कुछ और बुक्स भी हैं अगर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल इसमें मिल जाएंगे, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाई वीवी रमन्ना, ठीक है। सो इस बुक में आपके सॉल्व एग्जाम्पल काफी मिल जाएंगे, तो अगर आपको सॉल्व एग्जाम्पल देखना है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो यू कैन फॉलो दिस बुक, ठीक है। इस पहली वाली बुक में भी आपके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है, बट अगर यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल चाहें तो सॉल्व एग्जाम्पल इस बुक में ज्यादा मिलेंगे आपको, तो एग्जाम्पल्स के लिए आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। या एक और बुक है आपकी यहाँ पे आई हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाई बी एस ग्रेवाल, ठीक है। तो वैसे तो आपकी ये पहली बुक सबसे बेस्ट बुक है, और प्रैक्टिस के लिए चाहिए आप ये सेकंड बुक फॉलो कर दो, इतना काफी है, ठीक है। बट मैं आपको सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कराऊंगा, तो आपको बुक्स की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, बट आप रेफरेंस के लिए हाँ चाहो तो ये बुक अपने पास रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी बुक्स। इवैल्यूएशन स्कीम आप लोगों को पता ही होगी ऑलरेडी, फिर भी एक बार बता देता हूं मैं। क्या रहेगी यहाँ पे, टोटल जो एग्जाम होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे जो कि कॉलेज से जाएंगे, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के 70 मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स बनेंगे, 30 प्लस 70 इक्वल्स टू 100। और ये जो सब्जेक्ट है आपका 4 क्रेडिट का है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेक्शनल की बात करूँ तो सेक्शनल आपका कैसे बनता है, यहाँ तो आपका एक क्लास टेस्ट रहता है 20 मार्क्स का, इसके अलावा टीचिंग असेसमेंट रहता है जिसमें आपकी अटेंडेंस और जो आप असाइनमेंट वगैरह टीचर्स को सबमिट कर रहे हैं वो सब रहते हैं, तो 20 प्लस 10 30, और ये 30 हो जाएगा सेशनल में कन्वर्ट, सेशनल, और ये 70 एक्सटर्नल, सो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मार्किंग स्कीम। सो फ्रेंड्स, I hope you enjoyed this video, and if you like this video then subscribe our channel and also share the channel with your friends so that they will also get benefited from this video lecture series. Thank you all.